तो स्वागत है सभी का। आज तीसरे दिन लाइव स्ट्रीमिंग फॉर दी क्विक रिवीजन बैच फॉर नीट 2024। आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, और उसके बाद में हम 2D मोशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर रहे होंगे। ओके, सो इक्वेशंस ऑफ मोशन are only valid for uniform motion only. Uniform motion, basically non-uniform motion for uniform acceleration. Basically uniform मतलब acceleration must be constant. अगर acceleration आपकी constant है तो you can apply इक्वेशंस ऑफ द मोशन, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। कल हमने इसके बारे में बात करी थी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, अगर बेटा मोशन आपका यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप यूज कर सकते हो बड़े आराम से। और अगर एक्सेलेरेशन आपकी कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कैसी है आपकी, अगर कांस्टेंट है, देन यू कैन यूज इक्वेशंस ऑफ द मोशन। और अगर आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म विद वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इन दैट केस हमने कल बात करी थी कि वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ कैलकुलस। तो जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। s यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका जो होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। और ये nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट covered in the nth second is given by initial velocity plus a by 2n minus 1, where n is time। n क्या है यहाँ पर बेटा, टाइम, nth सेकेंड वाला टाइम। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि बेटा s यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन n सेकेंड्स का रेशियो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, मतलब अगर मैं 10 सेकंड की बात करूं तो टोटल 10 सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट 10th सेकंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो बहुत आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। अगर हम चल रहे हैं रेस्ट से तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में 0, तो इसमें 0 पुट करो आप, तो ये आपके पास में s आएगा हाफ a n स्क्वायर। t की जगह मैंने क्या रख दिया, n। और यहां पर देखो बेटा s nth, अगर इनिशियली आप रेस्ट से चल रहे हो तो ये आएगा आपके पास में a बाई 2n माइनस 1। दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप, तो a बाई 2 और a बाई 2 कैंसिल आउट होंगे, तो ये रेशियो आपके पास में आ जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सर 5th सेकेंड, 5 सेकेंड और 5th सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा उसका रेशियो कितना होगा। तो जस्ट आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं इनका रेशियो। ठीक, अच्छा, अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं u प्लस वी बाई 2 से। u प्लस वी बाई 2 से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, मोशन ऑफ ट्रेन देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, अगर आपका मोशन, कोई भी ट्रेन मोशन करती है रेस्ट से, फिर ये अल्फा एक्सेलरेशन से अपनी वेलोसिटी गेन करती है मैक्सिमम वी मैक्स। आफ्टर दैट ये रिटार्ड करते हुए बीटा रिटार्डेशन से फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी, 0, यानी कि फाइनली इट कम्स इनटू द रेस्ट। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं रेस्ट टू रेस्ट मोशन। तो इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है, ये हमें आना चाहिए, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। यहां पर देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने कहा ये टाइम t1 अल्फा एक्सेलरेशन है, तो v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी हो जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस अल्फा t1। u क्या है यहाँ पर 0, तो ये आ गया आपके पास में बेटा अल्फा t1। सेकेंड हाफ में अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस वाले पार्ट के लिए, v मैक्स माइनस बीटा t2, यानी कि रिटार्डेशन बीटा और ये टाइम t2, तो v मैक्स आ जाएगा आपके पास में बीटा t2।
तो वी मैक्स अल्फा T1 है और वी मैक्स की वैल्यू बीटा T2। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि अल्फा T1 विल बी इक्वल्स टू बीटा T2। बेटा एक इक्वेशन तो यहाँ से ये आती है। साथ ही साथ एक बात और है यहाँ पर कि T1 और प्लस T2 को अगर आप ऐड करो तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी T आ जाएगा। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी क्या आ जाएगा, कैपिटल T हमने उसको बोल दिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें दो बातें और आपको पता होनी चाहिए कि अल्फा इंटू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन एक्सेलरेटेड मोशन और बीटा इंटू यानी कि रिटार्डेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इंटू दी रिटार्डेड मोशन, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा। अल्फा S1 इक्वल्स टू बीटा S2। इसको आप अप्लाई करके जो भी आपसे चीज डिजायर्ड वैल्यू पूछी जाएगी आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा वी मैक्स की बात करें अगर हम, तो बेटा वी मैक्स आपका आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। मतलब ये एक तरह से ये जो पार्ट है ये नेट एक्सीलरेशन का एक तरह से फॉर्मूला बन गया, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा फॉर द ओवरऑल मोशन। तो वी मैक्स आपके पास में आ जाएगा नेट एक्सीलरेशन इनटू टाइम ऑफ द मोशन। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया ये। तो नेट एक्सीलरेशन आपकी क्या हो जाएगी, आप अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अच्छा अगर s की बात करें तो s कितना हो जाएगा बेटा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से यूज कर सकते हैं हम। अब मैंने कहा कि नेट एक्सीलरेशन कितनी है बेटा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस यानी कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ a की जगह में क्या रख दूं बेटा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, t मतलब कैपिटल T स्क्वायर। ये आपके पास में आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है, अगर इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ भी बहुत आसानी से आप इसका ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द रेस्ट टू रेस्ट। अगर मैं वीटी ग्राफ की बात करूं तो देखो वेलोसिटी और ये टाइम, तो पहले आपका अल्फा एक्सीलरेशन से इसने क्या किया, मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कवर किया फॉर द टाइम T1। ये आपका टाइम आ गया T1। यहां तक एक्सीलरेशन कितनी बेटा, अल्फा, और यहां पर आपकी जो वेलोसिटी आ गई ये आ गई बेटा v मैक्स। ठीक है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। आफ्टर दैट बीटा रिटार्डेशन से इसने अपनी वेलोसिटी को कम किया और करते 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 टाइम T2 पर क्या आ गया, ये कंडीशन ऑफ द रेस्ट, वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ लिया जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो क्या करेंगे, तो बेटा इस T1 तक देखो इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी डिग्री है 1, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, और dx आपके पास में क्या आएगा, v dt। मतलब x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप क्या कर दें, डेरिवेटिव कर दें, सॉरी इंटीग्रेशन कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर। अच्छा इसका अगर AT ग्राफ पूछ लिया जाए, AT ग्राफ कैसा होगा और XT ग्राफ क्या होगा, दोनों की बातें करते हैं अभी। तो बीटा रिटार्डेशन, तो बेटा इसमें आपका ग्राफ होगा, देखो डिग्री 1 है तो इंटीग्रेशन से आपको XT ग्राफ ऑब्टेन होगा, तो मींस इसकी डिग्री आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन डिग्री को इंक्रीज करता है, तो ये आपका ग्राफ आएगा बेटा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ग्राफ आएगा T1 पर पैराबोला, यानी कि डिग्री कितनी 2। ठीक है, आफ्टर दैट ये आपकी बीटा रिटार्डेशन आपको दिखाई दे रही है, तो आपका ग्राफ जो होगा तो पैराबोलिक। बेटा यहां पर आपका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, देखो स्लोप कैसा है, नेगेटिव, यहां पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, अच्छा तो यहां पर कॉन्केविटी अपवर्ड होगी और यहां पर जो कॉन्केविटी है बेटा होगा तो पैराबोलिक ही बेटा, लेकिन कॉन्केविटी हो जाएगी डाउनवर्ड। तो इस तरह का आपको एक ग्राफ दिखाई देगा इन दी रिटार्डेड मोशन। तो इस तरह का आपका पोजीशन टाइम ग्राफ इसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ पूछा जाए, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ पूछा जाए, तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है बेटा dv बाई dt, तो डिग्री 1 का डेरिवेटिव क्या होगा सर, डिग्री 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा, कहां तक सर, ये T1 तक, और इस डिग्री का, ये डिग्री तो 1 ही है, बेशक इसका स्लोप कितना है, नेगेटिव है, बट डिग्री क्या है 1, तो इसका भी कितना आ जाएगा
डिग्री जीरो का ग्राफ ऑब्टेन होगा, लेकिन विद नेगेटिव वैल्यू। तो ये जो ग्राफ आपके पास में दिख रहा है, ये ग्राफ होगा बेटा एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, ठीक है, ये होगा एटी ग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आता है इसमें, रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, 1 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, फिर 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है वो कितना होगा। तो बेटा आप उसको ध्यान रखें कि अगर आपने x डिस्प्लेसमेंट पहली सेकंड में कवर किया तो अगली 2 सेकंड में, अगली मतलब पहली से दूसरी सेकंड तक, यानी कि 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछूं तो 2 स्क्वायर ऑफ द x, फिर 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 3 स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेकंड। ऐसे ही 4 सेकंड का अगर मैं पूछूं तो 4 का स्क्वायर ऑफ द x। मतलब रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर, यानी कि रियल नंबर्स का स्क्वायर रेशियो होगा। क्लियर एकदम? अब रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, यानी कि केवल पहली सेकंड का और केवल दूसरी सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये s1 बोला और ये s2 बोला, तो इनका रेशियो क्या होगा, s1 और s2 का रेशियो क्या होगा। तो बेटा ओड नंबर्स की फॉर्मेट में आप इसको याद रखिएगा कि अगर 1 है पहला डिस्प्लेसमेंट तो अगला होगा 3, देन 5, देन 7। ओड नंबर्स के रेशियो में ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, यानी कि केवल फर्स्ट सेकंड का और ये दूसरी सेकंड का और ये थर्ड सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो ये x है अगर, तो अगला आएगा बेटा 3x, उससे नेक्स्ट आएगा आपका 5x। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देने हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, मोशन अंडर द ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है, मोशन अंडर द ग्रेविटी देखते हैं। अगर किसी बॉल को या किसी स्टोन को बेटा h हाइट ऊपर से हम क्या करते हैं, जस्ट ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने का मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो बेटा सारी की सारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। देखो फर्स्ट क्या है बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, तो यहां पर हो जाएगा आपका v इक्वल्स टू यू, एक्सेलेरेशन आपकी हो जाएगी बेटा g और ये t, टाइम तो t रहेगा ही। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती थी अभी तक, अब s की जगह तो हो जाएगा बेटा हाइट h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन की जगह क्या कर देना है हमें, g, तो जी टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh में। क्लियर, 2gh में। इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहां पर देखो, यहां से लेकर यहां तक आपका ये हाइट कितना है बेटा, ग्राउंड तक हमने कहा हाइट है h। तो इसमें आप वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम ऑफ द फॉल कैलकुलेट कर सकते हो कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टाइम आपका आ जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी, और v एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक ये आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट 2gh, ठीक है ना। कैसे आया ये देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा दिया, तो u तो है आपका 0, तो वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइक आ जाएगा बेटा कितना, रूट 2gh। क्लियर एकदम। ऐसे आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो h इज इक्वल टू यू टी तो 0 हो गया प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में 2h बाई जी, और टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2h बाई जी। इस तरह से आप टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलो अब अगर हम ग्राउंड से किसी पार्टिकल को विद u वेलोसिटी अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। एक टाइम ऐसा आएगा, एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और ये फिर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा और वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा। तो ऊपर जाने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ
अपवर्ड मोशन है ना, टाइम ऑफ एसेंट बोला जाता है, और टाइम ऑफ द डाउनवर्ड मोशन उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा टाइम ऑफ द एसेंट और प्लस टाइम ऑफ डिसेंट होगा, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास में आता है u/g और प्लस ये भी आपके पास में आएगा u/g। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g, 2u/g। क्लियर, ठीक है। तो कैसे लगाया, देखो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल क्या हो गए बेटा 0। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं इसमें अप्लाई कर देता हूं कि v = u और ऊपर आपका मोशन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ, तो क्या लेंगे इसको नेगेटिव, तो u - gt और टाइम कौन सा ले रहे हो आप अपवर्ड का, तो t1 क्या देते हैं इसको। तो बेटा u = gt1 और t1 आपके पास में आ गया कितना u/g, ये मैं बोल रहा था u/g। ऐसे ही ये भी आ जाएगा कितना u/g, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम डाउनवर्ड मोशन में लगेगा। तो आपके पास में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बेटा कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास में आ चुका है कितना 2u/g, 2u/g आपके पास में क्या आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा ये पार्टिकल, कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा इसकी बात कर लेते हैं। तो टोटल मैक्सिमम हाइट आपने कहा h होगी, टोटल मैक्सिमम हाइट क्या होगी बेटा h होगी। तो अगर यहां से आप इसको वर्टिकली अपवर्ड मोशन में थ्रो कर रहे हो तो मैक्सिमम पॉइंट पर जाने के बाद क्या वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए 0 हो सकती है, यस सर, एक इंस्टेंट के लिए 0 होगी। जब भी आपका मोशन का डायरेक्शन रिवर्ट होगा तो वेलोसिटी फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट 0 होगी, चाहे आपका मोशन 1D मोशन आपका चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो चाहे वर्टिकल प्लेन में हो। अगर आपका मोशन इस तरह से और वापस आप टर्न लेते हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी 0। देखो इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, मेरे को याद आ गया कि अगर मैं मान लीजिए पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी तक मेरे को जाना है, तो ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लियर एकदम बात। लेकिन अगर मैं ए से बी तक चला और बी से फिर वापस टर्न लेके मैं पॉइंट सी तक आ गया, तो बेटा जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट यूज करोगे तो वो कैलकुलेट करके देगा आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए, तो बेटा आपको यहां से यहां तक की जर्नी भी कंसिडर करनी पड़ेगी, उसके बाद में यहां से यहां तक की जर्नी और फिर ये जर्नी भी आपको कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका पार्टिकल यहां तक जाकर के स्टॉप हो गया ये, तो अभी इसकी फाइनल पोजीशन यहां पर है, तो डिस्टेंस कितना होगा ये प्लस ये, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर यहां से यहां तक। तो ये जर्नी कवर करनी पड़ेगी आपको डिस्टेंस के लिए और प्लस ये, और ये जर्नी कवर करनी पड़ेगी किसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जब भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बेटा ए बी और प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, क्लियर है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल जो है रिवर्ट हुआ है, तो आप क्या काम करोगे, जो भी आपको पोजीशन आपको गिवन होगी, जैसे t² + 2t + 7 है मान लो, या 8 है या 4 है, कुछ भी सही, तो आप वेलोसिटी निकालो। बेटा वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप dx/dt से, और dx/dt से आपके वेलोसिटी जो भी होगी, जैसे ये आपके पास में आई 2t - 2, इसको आप क्या कर दीजिए 0। क्यों, क्योंकि जब भी पार्टिकल आपका रिवर्ट होगा तो वेलोसिटी फॉर द पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी को उठा के आप 0 रख दो, तो 2t = कितना 2t = कितना आ गया बेटा 1 सेकंड। तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि टाइम t = 1 सेकंड पर पार्टिकल आपका रिवर्स हुआ है, रिवर्ट बैक किया है उसने, क्लियर। तो यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात हो जाएगी थोड़ी सी कि डिस्प्लेसमेंट तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस के लिए वहां तक आपको कैलकुलेट करना होगा जहां पे वेलोसिटी 0 यानी कि t = 1 सेकंड तक, और प्लस यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके देना होगा। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आ जाता है यहां पर। अच्छा एक बात और, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि सर अगर वेलोसिटी = 0 तो क्या इट इज मैंडेटरी दैट एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। क्या अगर वेलोसिटी 0 है क्या एक्सेलरेशन भी 0 होगी, क्या ये मस्ट है। तो सर ध्यान से देखो, जब हम यहां से किसी प्रोजेक्टाइल को या किसी स्टोन को या किसी बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद में एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 होगी,
लेकिन एवरी मोमेंट, एवरी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी इस पर्टिकुलर बॉल पर। तो हम ये कह सकते हैं कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब वो स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। ये हो सकता है कि वेलोसिटी अगर 0 है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, ये वो केस है। ठीक है, ये वही केस है बेटा। क्लियर हुई बात? तो अब मैक्सिमम हाइट अटेंड मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा बेटा? देखो मैक्सिमम हाइट पर ध्यान से देखो, वेलोसिटी क्या है 0, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो इसमें। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, माइनस 2gh। माइनस क्यों? क्योंकि आपका जो है मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो साइन कन्वेंशन ये कहता है अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन की मोशन को पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो नेगेटिव आपको लेनी होंगी। अच्छा, तो जी को आप क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव। और मैं तो ये कहता हूं कि जब भी आप साइन कन्वेंशन से करोगे तो जी को एवरी टाइम माइनस जी आप यूज किया करो। ठीक, अच्छा देखो अगर साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो तो अच्छा, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो बेटा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो h की वैल्यू आपके पास में आ गई बेटा कितनी? यू स्क्वायर बाई 2g। ये आपके पास में आ जाएगी बेटा मैक्सिमम हाइट अटेंड। मैक्सिमम हाइट अटेंड। क्लियर? ये मैक्सिमम हाइट अटेंड आपके पास में आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। मैं एक बार कमेंट चेक कर लेता हूं। ओके, हेलो, ठीक है, ओके। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं इस बार। एक क्वेश्चन है बेटा, अ बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 19.6 मीटर या 20 मीटर ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर, अबाउ द ग्राउंड, इट रिबाउंड्स एंड राइजेस टू द सेम हाइट। देखो एक बॉल को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं और कोलिजन कैसा हुआ? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया, मान लो एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो ये वापस अपनी सेम हाइट तक रिबाउंड हो गई। तो इट रिबाउंड्स टू दी राइजेस टू दी सेम हाइट। प्लॉट वीटी ग्राफ एंड एक्सटी ग्राफ। वीटी ग्राफ और आपको एक्सटी ग्राफ जनरेट करके देना है, ड्रॉ करके बताना है या सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन से। ठीक है, तो बेटा पहले ये चेक कर लो कि 20 मीटर या 19.6 मीटर, जी इज इक्वल टू आपको 9.8 लेना होगा। 20 मीटर लेते हो तो जी की वैल्यू आप 10 यूज कर सकते हो। तो ये पता कर लो कि कितनी देर में ये ग्राउंड तक रीच करेगी। तो हाइट आपके पास में कितनी बेटा? 20 मीटर। तो 20 मीटर अगर हाइट है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकते हो आप? अंडर रूट 2h बाई जी से। तो बेटा कितना आ गया ये आपके पास में? 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये रूट 4 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड इसको लगेंगे ग्राउंड तक आने में। ठीक है, 2 सेकेंड लगेंगे इसको कहां तक आने में? ग्राउंड तक आने में। तो ग्राउंड तक आने में इसको लगे बेटा कितने? 2 सेकेंड। अच्छा, और वापस जब ये पहुंचेगी तो कितना टाइम हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो हो जाएगा 4 सेकेंड। यानी कि टोटल मोशन होना है जहां से आपने इसको छोड़ा
और वापस जब ये रिबाउंड होकर वापस उसी पॉइंट तक पहुंची तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ 4 सेकंड। तो ग्राउंड तक आने में कितना बताया मैंने 2 सेकंड इसको लगे। ठीक, अब जब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बना रहे हो तो जब आपने इसको जस्ट ड्रॉप किया होगा तो वेलोसिटी क्या बेटा 0, तो वेलोसिटी रही आपकी क्या 0। अब धीरे 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 आप जो है देखोगे कि जी आपका एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड और वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी, लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप ले लो नेगेटिव अगर साइन कन्वेंशन से करना चाहते हो तो। ठीक, तो साइन कन्वेंशन से वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करेगी बेटा इस तरह से। ठीक है, 2 सेकंड तक। 2 सेकंड के बाद में यहां डायरेक्शन देखो तुरंत यहां पर ये स्ट्राइक करके डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी जस्ट चेंज हो जाएगी। तो अगर इसको आप नेगेटिव ले रहे हो तो ये आपकी डायरेक्शन कैसी होगी पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं हम पॉजिटिव लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो अब क्या होगा वेलोसिटी धीरे 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 कम होते होते वेलोसिटी हो जाएगी बेटा क्या वापस 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस वाले पॉइंट पर, यानी कि 2 सेकंड पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और धीरे 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 ये हो जाएगी रिड्यूस और टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी 0। तो यहां पर जो है इस ग्राफ में क्या आया देखो, ये यहां पर इस वाले ग्राफ में ये आई है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये क्या चीज है डिसकंटिन्यूटी है। तो ग्राफ आपका VT ग्राफ ये वाला रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, VT ग्राफ कैसा होगा बेटा ऐसा होगा। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं XT ग्राफ की तो XT ग्राफ कैसा होगा इसका, इसको और देखते हैं। यहां देख लो इसी का XT ग्राफ जनरेट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, चलो इसको रिमूव कर दें क्या। चलो यहीं पे देख लेते हैं, इधर आ जाओ, ध्यान से देखना इसको बेटा, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है इस चीज को। इधर आपका टाइम और ये आपकी पोजीशन, इधर ये टाइम, और हमें ये पता है कि 2 सेकंड पर क्या है ग्राउंड पर इसने स्ट्राइक किया है। 2 सेकंड पर क्या है ग्राउंड पर स्ट्राइक। तो पोजीशन की वैल्यू कितनी है, टाइम इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम है। अब 2 चीजें होंगी, वो देखना पड़ेगा हमें ऑप्शन से कि जहां से आप पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हो क्या वहां पर आप ओरिजिन लेकर चल रहे हो, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या वो उस पोजीशन को ले रहे हो। अगर उस पोजीशन को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो तो यहां पर आपका क्या होगा 0 हाइट होगी। ठीक है, हाइट क्या होगी यहां पर 0। तो ग्राफ आपका फिर ऐसे आएगा बेटा इस तरह से। ठीक, क्लियर। और उसके बाद में जब ये रिबाउंड होकर के वापस जाएगी तो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। और अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ग्राउंड को लेते हो तो फिर ये ग्राफ आपका ऊपर से ऐसे आएगा बेटा। क्लियर है बात। तो ऑप्शन को देख के पता चलेगा कि किस तरह से वो पूछना चाह रहे हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां पर लिया है। तो वैसे जहां से हम पार्टिकल को छोड़ते हैं वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें कंसिडर करना पड़ता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लोकेशन जहां से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी बात कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से तो ये ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, ये 4 सेकंड हुआ, ये 0 सेकंड, ये XT ग्राफ। ठीक है, इसको हटा दो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं बेटा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या चीज है, ध्यान से देखो। एक ऐसा पॉइंट है ये जहां से हम ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन काउंट करते हैं। ठीक, देखो तो ये 2 तरीके का होगा बेटा, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो है इनर्शियल बेटा या तो रेस्ट में हो या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा बेटा इनर्शियल। अदरवाइज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज द नॉन इनर्शियल। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस यूनिवर्स में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पूरा जो हम यूनिवर्स को देखें तो कोई भी चीज स्टेशनरी है ही नहीं, कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है, सारी चीजें मोशन में है। तो रेस्ट में तो कुछ हो ही नहीं सकता इस पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, हम इस रूम के रेस्पेक्ट में देखें तो ये बेंच, ये लैपटॉप, ये कैमरा, ये बोर्ड रेस्ट में हमें लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन यहां से देख रहे हैं।
हम अभी अगर अर्थ से बाहर चले जाएं तो ये सारा कुछ हमें क्या लगेगा, मोशन में, ठीक है, सारा कुछ किस में लगेगा, हमें मोशन में। तो कोई भी चीज दुनिया में रेस्ट में नहीं है, सारी चीजें किस में है बेटा, मोशन में। तो दो तरीके के आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ठीक। चलें एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर एंड साइमल्टेनियसली थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। देखो इससे पहले एक चीज मैं बताऊंगा, सुनो ध्यान से बेटा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत मजेदार कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। देखो क्या, अगर मेरे पास में एक मान लो बस है और एक दूसरी बस है, इसका नाम मैंने रख दिया बी, ठीक। तो ये अगर है रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, और ये चलने लगे इधर 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बस बी, और वेलोसिटी ऑफ द कार या बस ए कितनी है, 0। तो यहां पर आप रेस्ट में खड़े हो तो आपको ये लगेगी कि ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे चल रही है, ठीक। अब सुनो, अगर आपने इसकी वेलोसिटी भी इधर कर दी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये अच्छा, इसको चाहो तो आप यहां पे बराबर में देख लो, लाके इधर, ये भी 10 से चले और ये भी किससे चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से बेटा। तो जो बंदा यहां पर बैठा होगा उसके लिए ये वाले बच्चे की जो पोजीशन है स्टेशनरी हो जाएगी, ये भी सेम वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी सेम से, तो दोनों को लगेगा कि हम मूव नहीं कर रहे, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में इसकी क्या होगी, 0। कैसे पता करा, तो देखो लिखने का तरीका, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, कैसे पता करा बेटा, इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक छोटा सा और बहुत बेहतरीन लॉजिक में बता देता हूं, सेम डायरेक्शन, ठीक है, इसको याद रखना, इसमें एस आ रहा है तो वेलोसिटीज को क्या कर देना है, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, क्या कर देना बेटा, सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास में वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मान लो ये चलने लगी इधर 15 से 15 मीटर पर सेकंड से, और ये चल रही है किससे बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितनी हो जाएगी बेटा, वी बी में से वी ए की आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 15 माइनस 10 कितनी आ जाएगी बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्लियर, तो सब्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आ गया समझ में। अब सुनो, एक पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है, दूसरा पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है, तो इनकी वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच क्या हो जाएगी सर, 15। क्यों, देखो ये है बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर देंगे, v1 प्लस v2 कर देंगे, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा v नेट। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे हो सकती है, एक अगर इधर चले और दूसरा इधर चले, तो ये वाला केस भी ऑपोजिट डायरेक्शन का है, तो यहां पर भी आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v1 प्लस v2 होगी, v1 प्लस v2 होगी। तो अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम मतलब एस मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसलिए कोलिजन अगर इस तरह से होता है कि एक बस ऐसे जा रही है और दूसरी बस ऐसे जा रही है, तो इसमें आपका जो एक्सीडेंट होगा वो खतरनाक होगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ऐड होके मिलेगी आपको, ठीक। और अगर एक बस ऐसे चल रही है, बेशक ये 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही, और दूसरा बस ऐसे चल रही है, ये 102 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसका जो एक्सीडेंट होगा ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तो केवल 2 मीटर पर सेकंड की आई ना, इसलिए जो हेड ऑन कोलिजन होगा वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो बेटा। हाँ, एक चीज और बेटा, रिवर के केस में और आ जाता है कई बार। मान लो ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये पानी स्टिल वाटर है, ठीक, इसमें एक बच्चा VM वेलोसिटी ऑफ द मैन से ट्रेवल करता है या स्विमिंग करता है, स्विमिंग या वेलोसिटी ऑफ द स्विमर कह दो इसको, VS। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, VS।
अब आपने कहा कि जो नदी है वो भी VR से इधर बह रही है, तो एक तो रिवर खुद बह रही है, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है बेटा, ठीक है। तो रिवर की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा आपको अलग कंसेप्ट से देखनी होगी। रिवर प्रॉब्लम्स, रिवर प्रॉब्लम्स में क्या करोगे आप, अगर आप बाहर से ऑब्जर्वेशन लेते हो, यहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि भाई नदी मान लो 2 मीटर पर सेकंड से बह रही है और ये व्यक्ति चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो नदी इसको अपने साथ डाउन द स्ट्रीम बहा कर ले जाएगी। कितनी वेलोसिटी से? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बेटा इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 5 + 2। लेकिन अगर आपका केस ये है बेटा कि रिवर आपकी फ्लो कर रही है, ये करंट आपका रिवर करंट बोलते हैं इसको, तो ये है आपका 2 मीटर पर सेकंड मान लो, और आप स्विम करना चाहते हो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। तो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर ये कितनी आएगी, रिवर जाना चाह रही है इधर, आप चलना चाह रहे हो ऑपोजिट टू द करंट, यानी कि वाटर करंट के ऑपोजिट, रिवर के ऑपोजिट। तो यहां पर आपका क्या होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर होगा, यानी कि 5 - 2 दैट इज 3 मीटर पर सेकंड से आप नेट ट्रेवल करोगे, स्विम करोगे। क्लियर एकदम? तो रिवर प्रॉब्लम्स इस तरह से हम करते हैं, ठीक है, आसान सी बात है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक कंसेप्ट मैं आपको दूंगा बेटा कि एक पार्टिकल आपका मान लो जस्ट आपने ड्रॉप किया, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर एकदम? और एक पार्टिकल आपने क्या किया बेटा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो इसकी एक्सेलरेशन भी कितनी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ही होगी, और दोनों की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। क्लियर हुई बात या नहीं? तो इसमें ये मोशन को इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी g, और इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर एकदम? तो एक्सेलरेशन दोनों की क्या है, सेम है, एक्सेलरेशन दोनों की क्या है, सेम है। तो ये जो रिलेटिव मोशन है, ये दोनों का जो रिलेटिव मोशन है, इसको आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैं डायरेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हो। देखो कैसे, देखो तो इसमें बेटा एक बात और बता दूं मैं, ये आपने u से थ्रो किया और ये मान लो v से, ठीक, तो एक्सेलरेशन दोनों की सेम है, तो एक्सेलरेशन का जो नेट बोलना चाहिए, इसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट मान लीजिए, ठीक है ना, क्या मान लीजिए, कैंसिल आउट मान लीजिए एक्सेलरेशन का इफेक्ट, क्योंकि दोनों की सेम है। तो यहां पर अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी बेटा कितनी लिख दोगे आप, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो u + v। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं, ठीक। और अगर ये आपने जस्ट ड्रॉप किया है तो इसका u 0, और ये आपने मान लीजिए ऊपर थ्रो किया u से, तो v रिलेटिव कितनी हो जाएगी बेटा, दोनों की रिलेटिव हो जाएगी u + 0, u + 0। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आसान सी बात थी एकदम। अब आ जाओ क्वेश्चन देखो, a stone drops from height of 100 meter. Simultaneously a stone is thrown upward with velocity 40 meter per second. Find the time and position when they cross each other. देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपने स्टोन को ड्रॉप किया जस्ट कितनी हाइट से सर, 100 मीटर की हाइट से। क्लियर एकदम? अच्छा, उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली आपने नीचे से एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से। इसकी वेलोसिटी क्या सर, जस्ट ड्रॉप किया है, जस्ट ड्रॉप किया है, तो मींस रेस्ट से ही ड्रॉप किया होगा। तो ये इनिशियली रेस्ट, और इसकी कितनी बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। तो वी रिलेटिव बोल दो मेरे को आप, वी रिलेटिव कितना होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास में आएगा 0 + 40 अपॉन, सॉरी 0 + 40, 0 + 40 आपके पास में आ जाएगा। एवरेज पूछे तो 0 + 40 अपॉन 2। क्लियर हुई बात या नहीं? अच्छा, इसमें 2-3 चीजें अभी बताऊंगा मैं, सुनो जरा ध्यान से। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड आपके पास में आ गई है। अच्छा, अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास में ये आ गई। अब
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 100 मीटर है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर, और दोनों का जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी है वो है 40 मीटर। तो टाइम कितना इनको लगेगा दोनों के एक दूसरे साइमल्टेनियसली क्रॉस करने में, कितना टाइम लगेगा? तो बेटा वो टाइम आपके पास में आ जाएगा कितना कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी नेट कितनी आ गई रिलेटिव आपके पास में सर ये है 40, तो टाइम आपके पास में आ गया 100 अपॉन 40, सिंपल एकदम। तो ये आया आपके पास में 2.5 सेकेंड। बहुत आसान तरीके से आपने देखो, वैसे तो इसको करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, इसमें ऐसे करते हैं हम लोग कि मान लो ये x हाइट नीचे गया तो ये जाएगा ऊपर 100 माइनस एक्स, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन मैंने क्या बता दिया कि एक्सेलरेशन का इफेक्ट दोनों के लिए कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी जी लगेगा और इस पर भी जी लगेगा। नेट रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो दोनों की, कैसे? दोनों की वेलोसिटीज को ऐड करके, और जो भी हाइट है वो रिलेटिव वेलोसिटी से कवर करा दो, खत्म, सिंपल एकदम। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का जो रिलेटिव मोशन है वो यूनिफॉर्म होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, ठीक। ऑल्दो मोशन अंडर ग्रेविटी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, लेकिन रिलेटिव मोशन जो है बेटा, रिलेटिव मोशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म होगा। रिलेटिव मोशन अंडर द ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म होगा। तो उसके लिए मैंने सिंपल v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज कर लिया इसलिए, ठीक है। और वेलोसिटी कैसी, रिलेटिव, सर ये कितनी है 40, डिस्प्लेसमेंट कितना है हाइट 100 अपॉन टाइम हमने बोला t, तो टाइम आपके पास में आ गया बेटा 2.5 सेकेंड। तो देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें जिसमें 2.5 सेकेंड आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2.5 सेकेंड आ रहा है। क्लियर हुई बात या नहीं? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया जिसमें 2.5 सेकेंड आएगा। क्लियर हुई बात? अच्छा एक चीज और देखो बेटा, अगर आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया विद वेलोसिटी u, तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी क्या, 0, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर एवरेज आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर वाली वेलोसिटी प्लस ये वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट पर अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछे तो बेटा मिड पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी होती है u² प्लस v² बाई 2 का अंडर रूट, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट पे इस तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ये कितना है बेटा u² प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 डिवाइडेड बाई 2, तो u बाई रूट 2, u बाई रूट 2 आपकी मिड पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी, u बाई रूट 2 मीटर पर सेकेंड। मिड पॉइंट की वेलोसिटी हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलें। अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट h above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height of h by 2. इस बार आपका जो है एनर्जी का लॉस हो गया है, किसमें? एनर्जी का लॉस हो गया किसमें बेटा, साउंड में, ठीक है। यानी कि जो मोशन है आपका ये कैसा है, ये मोशन आपका कैसा है, ठीक है। ओके तो बेटा इस बार जो आपका जो कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी का लॉस हो गया, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस को आपको नेग्लेक्ट कर देना है। ड्रॉ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं पूछा है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के संग ग्राफ पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है ये, ठीक है, हिट लिस्ट में है ये मेरी। तो क्या करना है देखो, पहले इसका जनरलाइजेशन करते हैं। किसी बॉल को हमने क्या किया बेटा, जस्ट ड्रॉप किया है वर्टिकली हाइट h से। अब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करती है और वापस स्ट्राइक करने के बाद में रिबाउंड होती है, लेकिन एनर्जी लॉस की वजह से h/2 तक ये रिबाउंड हो पाती है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको बनाना है बेटा वेलोसिटी और हाइट के बीच में यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ, ठीक है। क्लियर हुई बात या नहीं? तो ठीक है सर बनाते हैं। देखो थोड़ी जगह और चाहिए, तो इसको हटाओ यहां से, आ जाओ, आओ
इधर आप h ले लो, इधर ले लो बेटा क्या, वेलोसिटी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मैं साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, सुनो, जहां से आप ऑब्जर्वेशन लेते हो उस पर आप जाके बैठ जाओ और वहां पर ओरिजिन कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर कर लो, वहां पे ओरिजिन, और ग्राफ बना दो। तो बेटा देखो, जब आपकी हाइट है h, तो h हाइट पर वेलोसिटी क्या है, 0। तो वेलोसिटी 0 होगी इस वाली लाइन पर, मतलब एक पॉइंट तो आपको मिलेगा ये। अब सुनो बेटा, अगर आप h हाइट से इसको थ्रो करते हो तो वेलोसिटी और h में रिलेशन निकालो सबसे पहले। तो देखो कैसे निकालते हैं बेटा। तो v स्ट्राइक जो आपको बताई थी मैंने, वो बताई थी √2gh, स्क्वायर करो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था ना, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, h हाइट है तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एक तो ये, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये इक्वेशन बनती है। तो इसको 0 कर देते हैं। तो बेटा हाइट में और v में स्क्वायर रिलेशन, यानी कि पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ये बात क्लियर हुई, ग्राफ विल बी पैराबोलिक। ठीक, अच्छा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ आपका बनेगा। अरे बात समझ में आई या नहीं भाई, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा मतलब स्क्वायर फंक्शन बनेगा। तो यहां पर आपका 0। अब जैसे जैसे आपकी हाइट कम होगी, जब आप ऊपर से गिर रहे हो तो हाइट आपकी धीरे धीरे कम होगी, तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करेगी, लेकिन नेगेटिव में, और वो भी ग्राफ कैसा, पैराबोलिक। तो बेटा ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा। क्लियर एकदम। अब जब ये स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पर तो वापस रिबाउंड करेगी, तो जैसे ही रिबाउंड करेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, वेलोसिटी आपकी जस्ट चेंज हो गई, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो गई है। तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो तुरंत पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट होगी। तो लेकिन कुछ एनर्जी लॉस होगी ड्यू टू द कोलिजन। जब आप ग्राउंड पे स्ट्राइक कराओगे तो वो बॉल आपकी साउंड एनर्जी में थोड़ी सी अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगी, तो यहां ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा। तो मैक्सिमम हाइट आपकी जो होगी h/2 तक जाएगी, तो ये ग्राफ आपका बेटा ऐसे आएगा, मैक्सिमम अभी पहुंची h/2 तक। तो दिस विल बी द परफेक्ट एंड एक्यूरेट 100% एक्यूरेट ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी एंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड हाइट। ठीक, फटाफट नोट करिए इसको, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें, मैं कमेंट चेक कर लेता हूं अभी। ओके, क्लियर। ठीक है, सही है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, ठीक है, आ भी सकती है। ठीक, नेक्स्ट, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 25 मीटर इन इट्स लास्ट सेकंड। बेटा ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम है ये, कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में आप इसको करके जाइए कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स 25 मीटर इन इट्स लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, लास्ट सेकंड ऑफ मोशन while it falls from a height h। जब ये h हाइट से फॉल करती है बेटा, h हाइट से क्या करती है, ये फॉल करती है, तो लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन में ये ट्रेवल करती है कितना, 25 मीटर। क्लियर हुई बात या नहीं। तो s nth या h nth सेकंड आपको पता है u प्लस a/2, या अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी ले रहे हो तो g/2, और बेटा ये कितना 2n-1। क्या ये बात समझ में आई। s इज इक्वल टू यू प्लस a/2, 2n-1 होता है, तो यहां पर आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू h nth इज इक्वल टू यू प्लस g/2, 2n-1। और आपने क्या किया है, while इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h, फॉल कर रहा है, तो ये आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है सर, तो ये कितना कवर करती है सर, 25 मीटर इज इक्वल टू g/2। सर ये 10 ले लेता हूं मैं अपने सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, शेक ऑफ द सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले लेता हूं, 10/5, और ये आ गया बेटा 2n-1। क्या यहां तक बात समझ में आई। तो सिंपल सी मैंने ये इक्वेशन यहां पर यूज कर ली है। तो 25 इज इक्वल टू बेटा ये कितना होगा 10n माइनस ये कितना 5, इस 5 को इधर लाओ तो ये 30 इज इक्वल टू 10n। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास में बेटा 3 सेकेंड। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बेटा 3, n इज इक्वल टू आ गया कितना 3 सेकेंड।
तो n की वैल्यू आ गई 3। अब क्या पूछा है आपसे, फाइंड h, h की वैल्यू कितनी होगी। तो सर h आपको कैलकुलेट करना है, n कितना टोटल गिरते हुए जो टाइम हो गया आपको वो कितना हो गया है 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में आप टोटल कितना हाइट गिरो। अच्छा सुनो ध्यान से, ये आपको लास्ट वाली जो सेकंड है उसका हाइट दिया था 25, समझ रहे हैं बात को या नहीं। लेकिन टोटल h हाइट कितनी होगी टोटल मोशन में, टोटल टाइम ऑफ दी मोशन है 3, तो उसमें कितना हाइट आप नीचे गिरोगे। तो h इज इक्वल टू बेटा कितना होगा, ut तो 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर। अरे समझ में आई बात या नहीं। तो बेटा ये आ गया 5 मतलब हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 5 इंटू 9 बेटा ये आपके पास में आ जाएगा 45 मीटर। मतलब आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये मोशन ऑफ द लास्ट सेकंड के ऊपर ये प्रॉब्लम आपकी आ गई है, मोशन इन द लास्ट सेकंड के ऊपर ये प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है भाई। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। तो मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम्स आपको कराई जाएं 1D मोशन में, ठीक है। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं 2D मोशन, ठीक। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान सी बात है, उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि थोड़ा स्पीड में चलोगे तभी काम बन पाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। स्पीड में चलोगे तो ही कवर हो पाएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मतलब किसी भी पार्टिकल को, बॉल को या स्टोन को आप थ्रो कर दीजिए, ठीक है, तो वो जो पाथ कवर करेगा उस मतलब पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और जो पाथ कवर करता है वो होता है बेटा पैराबोलिक। इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री जो होगी उसकी वो कैसी आती है, पैराबोलिक आती है, ठीक है। वो कैसी आती है, पैराबोलिक आती है। तो देखो मान लीजिए ग्राउंड है आपके पास में, आपने यहां से किसी पार्टिकल को लिया और किसी एंगल पर u वेलोसिटी देकर इसको थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया। तो इसका जो मोशन होगा बेटा, इसका मोशन कुछ ऐसे होगा। ये मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद में वापस ग्राउंड को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो जहां से आपने इसको थ्रो किया और ये जहां तक पहुंचा, ये तो कहलाती है बेटा मैक्सिमम रेंज। ये क्या कहलाती है, रेंज। क्लियर है बात। यहां से यहां तक जो ये आपने मैक्सिमम हाइट दिखा रखी है इसको बोलते हैं एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट जो ये कवर करेगा वो क्या है, एच मैक्स, ठीक। अच्छा यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक आने में, यानी कि टोटल जितनी भी ये फ्लाइट करी इसने उसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन यहां से लेकर मैक्सिमम हाइट तक आने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और यहां से वापस आने में जो टाइम लगा बेटा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट जो होगा बेटा TA प्लस TD, टाइम ऑफ एसेंट और प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। अब सुनो, ये जो 2D मोशन हम लेकर चल रहे हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब 2D मोशन। कैसा मोशन है ये, 2D मोशन है। तो 2D मोशन को हम 2D मोशन की फॉर्म में ना पढ़ करके इसको x एक्सिस और y एक्सिस में रिजोल्व करके पढ़ेंगे। कैसे करके पढ़ेंगे हम, रिजोल्व करके पढ़ेंगे। सुनना ध्यान से, जब मैं पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल और केवल वर्टिकल एक्सिस में लगेगी। किसमें एप्लीकेबल होगी बेटा, वो केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में। जब हमने पार्टिकल को थ्रो कर दिया उस पर मतलब अब कोई फोर्स नहीं है, और जब फोर्स नहीं है तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन उसमें नहीं है, ठीक। तो जब एक्सेलरेशन 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन होगा दैट विल बी यूनिफॉर्म मोशन, दैट विल बी यूनिफॉर्म मोशन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप यूज कर सकते हो किसमें, हॉरिजॉन्टल मोशन में। लेकिन वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, दैट इज वाई वहां पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लोगे, ठीक है बात या नहीं। तो सुनो ध्यान से, आपने u वेलोसिटी दी थीटा एंगल पर, तो बेटा इसका ये वाला कंपोनेंट, थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos थीटा, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है।
तो यहां पर अगर मैं एक्स कंपोनेंट पूछूं वेलोसिटी का तो यू कोस थीटा, यहां पर यू कोस थीटा, यहां पर भी सर यू कोस थीटा और यहां पर भी यू कोस थीटा ही रहेगा। बोलो ये बात समझ में आती है या नहीं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यू कोस थीटा फिक्स्ड रहेगी। लेकिन अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं बेटा, अगर ये यू कोस थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट आएगा आपका यू साइन थीटा। ये वेक्टर में मैं बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूं, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है यू साइन थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है सर 2u/g। एक तो तरीका मैं यही बता देता हूं कि अब u की जगह हो गया है क्या u साइन थीटा। अरे कितना भाई u साइन थीटा, तो यहां पर आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा। u की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, बस 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक, क्लियर है बात एकदम या नहीं? आप सुनो, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं तो इसको अलग ही तरीके से करूंगा तो बेटा इस वर्टिकल डायरेक्शन को आप अलग एज्यूम करके चलो। तो मतलब इसका जो वर्टिकल मोशन है वो u साइन थीटा से होगा। तो वर्टिकल मोशन सिर्फ ऐसे और ऐसे है और साथ में ये चल भी रही है आगे u कोस थीटा से। तो ये दोनों चीजें अगर एक साथ ऐड कर दो, मतलब ये ऊपर जाने वाला और नीचे वाला मोशन और प्लस ये वाला मोशन, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे ये u कोस थीटा से चलेगी, ये किससे u साइन थीटा से। तो बेटा मोशन आपका ऐसा आएगा, ठीक है ना। मोशन कैसा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब सुनो ध्यान से, अब ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा, यहां पर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर आप सेम उसी पैटर्न में इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो बेटा, अगर मेरे को मान लो एच मैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चलो एच मैक्स की। तो एच मैक्स के लिए हम क्या काम करेंगे, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी, 0। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या कर दूं मैं अगर 0, तो मेरे को क्या ऑब्टेन हो जाएगा एच मैक्स। कैसे होगा सर, आप जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए। तो फाइनल वेलोसिटी कितना, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना सर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स, ठीक है ना। तो बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये वैल्यू आपके पास में आ गई किसकी बेटा, एच मैक्स की। अभी थोड़ी देर पहले जो एच मैक्स हम कैलकुलेट कर रहे थे तो वो था बेटा u स्क्वायर बाई 2g, याद करिए जरा, u स्क्वायर बाई कितना था, 2g था, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब u की जगह आपने क्या पुट कर दिया है, u साइन थीटा, सिंपल एकदम, ठीक है। तो एच मैक्स कितना आ गया आपके पास में, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। कोई डाउट इसमें, क्लियर एकदम। एच मैक्स आपके पास में आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए देखो हमें यह पता करना है कि टोटल जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी देर तक हवा में रहा, फ्लाइट जो है उसकी कितनी देर तक रही, ठीक है। तो कब तक ये फ्लाइट आपकी रही, आपने कहा सर टोटल टाइम है t। तो टोटल टाइम t तक आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहां से और वापस यहां इसी ग्राउंड लेवल पर आ गया, ये ग्राउंड लेवल है आपका बेटा। तो ग्राउंड लेवल से आपका पार्टिकल गया और वापस ग्राउंड लेवल पे ही आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो आप इसमें यूज कर लीजिए कि नेट डिस्प्लेसमेंट h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करके आप यूज कर लीजिए इसमें, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आप इसमें यूज करो। तो बेटा h इज इक्वल टू कितना, 0। ऊपर वाली वेलोसिटी बोलो जल्दी से, u साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस होगा क्योंकि डायरेक्शन नीचे है, तो माइनस हाफ g और बेटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। इस वाली टर्म को आप इधर ले आओ, तो हाफ g टी स्क्वायर बराबर q साइन थीटा इंटू बेटा कितना t। एक t से आप t को कैंसिल आउट कर लो, तो t की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, इस 2 को इधर ले जाओ, 2u साइन थीटा बाई इस g को नीचे लाओ, 2u साइन थीटा बाई g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया tf। टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, मतलब u साइन थीटा बाई जी। सर टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा td, तो सर ये होगा
ये भी आपके पास में हो जाएगा u sin थीटा बाई जी। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। ठीक है, अब सुनो आगे, सुनो बहुत ध्यान से। अब मुझे ये रेंज कैलकुलेट करनी है बेटा। ये रेंज मतलब कितने डिस्टेंस तक वो आगे जा करके वापस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, कौन, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। लेकिन इस टोटल जर्नी में आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ux बेटा वो कितनी है, vx आपकी कितनी है, u cos थीटा रहेगी। कितनी देर तक सर, t टाइम तक, टाइम ऑफ फ्लाइट तक। तो आप यहां पर वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो आप क्या काम करो, तो ये r कैलकुलेट करेंगे अगर आप, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी कितनी है सर, u cos थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट r अपॉन ये टाइम। तो r की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी u cos थीटा इंटू टी। तो r की वैल्यू बेटा आपके पास में आ गई, r की वैल्यू आपके पास में यानी कि रेंज की वैल्यू आ गई आपके पास में, रेंज r u cos थीटा यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे बात समझ में आई या नहीं, ठीक है सर बिल्कुल। तो ये आ गया आपके पास में u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपने कैलकुलेट किया है कितना, 2u sin थीटा बाई जी। बेटा नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको, u cos थीटा इंटू कितना था ये अभी, 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, 2u sin थीटा बाई जी। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये रेंज की वैल्यू आ रही है। ये किसकी वैल्यू आ रही है बेटा, आपके पास में रेंज की वैल्यू आ रही है। अब देखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये तीनों टर्म मिलके हो गई बेटा साइन 2 थीटा। u इंटू यू मिलकर के यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आपके पास में आ जाती है बेटा रेंज। ये क्या आ जाएगी, रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी हम बात करते हैं कि रेंज की वैल्यू एट थीटा बराबर रेंज की वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा पर। इस पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आ सकता है, कई बार पूछा भी गया है। देखो साइन 2 थीटा है तो साइन बेटा 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। ठीक है, साइन थीटा ही होता है। तो इस कंसेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि रेंज की वैल्यू जो थीटा पर होगी वही रेंज की वैल्यू 90 माइनस थीटा पर होगी। चाहो तो आप थीटा की जगह यहां पर क्या रख के देख लो, 90 माइनस थीटा करके आप देख सकते हो। थीटा की जगह कितना रख दें अगर आप, 90 माइनस थीटा, तो बेटा कितना हो जाएगा 2 इंटू 90, 180 माइनस 2 थीटा। क्लियर बात है या नहीं? तो वापस कितना हो जाएगा आपके पास में बेटा, साइन 2 थीटा ही हो जाएगा। क्लियर है बात? तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो आपने थीटा की जगह अगर 90 माइनस थीटा कर दिया तो 2 है बाहर, तो 2 इंटू 90 माइनस थीटा जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा 180, 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा। और साइन 180 माइनस 2 थीटा बराबर वापस साइन 2 थीटा ही आपको ऑब्टेन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आर की वैल्यू रेंज की वैल्यू थीटा पर बराबर होगी रेंज की वैल्यू 90 माइनस थीटा पर। तो मतलब रेंज अगर मेरे को मालूम है 30 डिग्री पर, मान लो 50 मीटर है, तो बेटा रेंज की वैल्यू 60 डिग्री पर पूछे तो सर सेम 50 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि साइन रेंज की वैल्यू साइन 30 डिग्री पर बराबर रेंज की वैल्यू साइन में कितना हो जाएगा बेटा, ये 180 माइनस 2 थीटा, मतलब 180 माइनस 2 इंटू 30 का कितना 60 पर भी वही वैल्यू आपके पास में आएगी। तो कितनी आएगी? बिल्कुल सिंपली 50 मीटर ही होगी। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाते हैं। रेंज की वैल्यू 15 डिग्री पर आपको दी मान लीजिए 30 मीटर, तो रेंज की वैल्यू आपसे पूछी 75 डिग्री पर कितनी होगी। अब बच्चा घूम जाएगा इसमें, लेकिन अगर उसको कंसेप्ट क्लियर है कि सर ये तो 75 डिग्री जो है, क्या ये 90 माइनस 15 नहीं है, ये 90 माइनस 15 नहीं है, तो रेंज की वैल्यू अगर थीटा पर पता है तो 90 माइनस थीटा पर अगर कैलकुलेट करनी है वो क्या रहेगी, सेम रहती है। क्लियर है बात? तो रेंज की वैल्यू बेटा 15 डिग्री पर अगर 30 मीटर है तो 75 डिग्री पर कितनी होगी, 30 मीटर ही होगी। ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हो। क्लियर? एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट ऑफ द रेंज। अच्छा, इसमें अभी हमने देखा कि सर रेंज की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी करके आई है। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ये वैल्यू बेटा मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा आपका कितना होगा 1,
कब साइन टू थीटा आपका क्या होगा 1, तब जाकर के ये रेंज क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो ये कब होगा 1, जब 2 थीटा, इट इंप्लाइज दैट जब ये 2 थीटा क्या हो 90 डिग्री हो। इट मीन्स थीटा बराबर कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर थ्रो करता हूं किसी भी प्रोजेक्टाइल को, तो उसकी रेंज क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी बेटा क्या होगी मैक्सिमम होगी इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितना बेटा 45 डिग्री। क्लियर हुई बात या नहीं? तो अगर हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए किसी भी स्टोन को थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर हुई बात या नहीं? ठीक है, चलो एक छोटा सा कंसेप्ट और लेते हैं। ओवरटेकिंग ऑफ द ट्रेन्स। ठीक है, ओवरटेकिंग ऑफ द ट्रेन्स की ओर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इस चीज को एक बार देख लो। मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक ट्रेन है, इसकी लेंथ है बेटा L1 और ये इसके बराबर में है, ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लेंथ हमने कहा L2। ये चल रही है V1 वेलोसिटी से और ये चल रही है बेटा किससे V2 वेलोसिटी से। तो इस वाली ट्रेन को इस ट्रेन से क्या करना है आगे निकलना है, मतलब इस वाली ट्रेन को इसको ओवरटेक करना है। तो ओवरटेक करना है तो इसका देखो ये इसका ये हेड है ना, इसका फ्रंट एंड है ये। तो जब ये एंड यहां पर आएगा तो ये ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी सर L1। क्या इसने ओवरटेक कर लिया? नहीं। अब इस एंड को आगे चलना पड़ेगा। कब तक? जब तक ये पूरी L2 आगे ना निकल जाए, जब तक ये L2 आगे ना निकल जाए तब जाकर के क्या होगी ओवरटेक हो गई। तो डिस्टेंस कवर टू ओवरटेक ट्रेन हैव टू कवर द डिस्टेंस इक्वल टू L1 प्लस L2। दोनों लेंथ को कवर करना पड़ेगा एक ट्रेन को, जब उसको दूसरी को क्या करना होगा ओवरटेक करना होगा। ध्यान से देखो, अगर ये किसी पॉइंट को ओवरटेक करती तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता अपनी लेंथ के बराबर। लेकिन अगर दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करना है तो दूसरी ट्रेन का भी डिस्टेंस उसको लेंथ उसको कवर करना पड़ेगा और साथ में अपना लेंथ भी कवर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, अगर ये होती रेस्ट पर तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ता अपनी वेलोसिटी से। अब साथ में ये भी आगे चल रही है तो हमें निकालनी पड़ेगी बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैंने फिर से वही कंसेप्ट बताया था आपको। क्या कंसेप्ट था कि जब सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट, सेम फॉर एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है बेटा तो टाइम टू ओवरटेक द ट्रेन, टाइम टू ओवरटेक द ट्रेन क्या होगा? हमेशा होगा L1 प्लस L2 अपॉन दी V रिलेटिव। बोलो भाई समझ में आई बात या नहीं? हर एक केस में फिट हो जाएगा, ये हर एक केस में फिट हो जाएगा। टाइम टू ओवरटेक द ट्रेन। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी बेटा, अगर ट्रेन्स आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, यानी कि ये ऐसे चल रही है और ये ऐसे चल रही है, तो क्या हो जाएगा ये V2 से। तो बेटा टाइम टू ओवरटेक कितना हो जाएगा सर? ये होगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी एडेड। ठीक है, क्लियर हुई बात या नहीं? बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा सभी को। तो इसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक इसमें बाकी रहता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम कल करेंगे। कल मतलब जब भी इसका नेक्स्ट डे होगा उस टाइम पे हम कर रहे होंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद में हम स्टार्ट करेंगे बेटा सर्कुलर मोशन, और उसी ही दिन हम क्या स्टार्ट करेंगे फिर एनएलएम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ द मोशन। थोड़ा स्पीड हमें पकड़नी पड़ेगी क्योंकि टाइम है कम, और तरीका हमने ऐसा अडोप्ट किया है कि सारे के सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं, और जो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल्स आने लायक हैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अदरवाइज मैंने ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स को स्किप कर दिया है। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे पास में लिमिटेड है। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स को मैंने सेलेक्ट किया है बेटा। तो इन चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस आप किसी भी मॉड्यूल से साथ में करते रहिए। आज तक का जो हमने करा है इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके।